नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक राज्य में राजा भोज नाम का राजा राज्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था और स्वयं भी राज्य में गश्त लगाने जाया करता था, यह देखने के लिए कि प्रजा में कहीं कोई दुखी तो नहीं है। एक दिन शाम के समय जब राजा गश्त लगाने गया, उसने एक झोपड़ी में दीपक जलता दिखाई दिया। वह उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि उस झोपड़ी में ब्राह्मण पति पत्नी रहते हैं। वह उनकी बातें सुनने लगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यजमानों के यहाँ चलकर नहीं जा सकता हूँ और मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो हमारी बुढ़ापे में देखभाल कर सके। अब तो एक ही सहारा है, राजा भोज। वे बड़े ही दयालु हैं, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था। ये सब बातें सुनकर राजा वापस अपने महल लौट आया। दूसरे दिन ब्राह्मण महल में पहुंच गया। राजा भोज से सारी बातें कह दी। राजा भोज तो उस ब्राह्मण के बारे में कल रात्रि में ही सब जान गया था। उसने अपने मंत्री से कहकर ब्राह्मण को 100 चांदी की मोहरें दिलवा दी। ब्राह्मण मोहरें लेकर बड़ा खुश था। वह अपने घर चला गया। मोहरें उसने एक बक्से में संभाल कर रख दी। शाम को जब वह सो गया, सुबह उठकर उसने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें मोहरे नहीं थे। दरवाज़ा भी सवेरे बंद था। वह सोच में पड़ गया कि दरवाज़ा भी बंद है, बाहर से कोई अंदर आया भी नहीं, तो मोहरे कहाँ चली गई। वह बड़ा परेशान था। वह फिर राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने फिर मंत्री से कहकर उसे 100 सोने की मोहरें दे दी। मोहरों को लेकर ब्राह्मण वापस अपने घर चला गया। अब की बार भी उसने मोहरों को अच्छे से संभाल कर बक्से में रख दिया। रात्रि में जब वह सो रहा था, उसे स्वप्न में राजा दिखाई दिए, जो कह रहे थे, राज्य पर बड़ी विपदा आ गई है, मुझे मोहरें दे दीजिए। यह बात राजा उससे कह रहा था। सुबह उठकर जब ब्राह्मण ने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। ब्राह्मण जो है सोच में पड़ गया कि जो रात्रि में उसने सपना देखा था वह सच कैसे हो गया। वह फिर राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात के स्वप्न वाली बात राजा को बता दी। राजा ने अपने मंत्री से कहकर अब की बार 200 सोने की मोहरें ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण मोहरों को लेकर घर चला गया। राजा ने सोचा कि आज मैं स्वयं वहां जाकर देखूंगा कि इस ब्राह्मण के साथ क्या हो रहा है, कौन सी अजीब घटना घट रही है। फिर जब शाम हुई तो राजा भोज ब्राह्मण की झोपड़ी के पास पहुंच गया। फिर जो राजा भोज ने देखा उसे देखकर वह चकित रह गया। राजा की शक्ल का आदमी झोपड़ी के अंदर गया और मोहरे ब्राह्मण से लेकर बाहर आया। राजा भोज ने उस व्यक्ति से कहा कि रुको, तुम कौन हो? तुम तो राजा नहीं हो, राजा तो मैं हूँ। फिर तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, राजा आप सही कह रहे हैं, मैं आपका हम शक्ल हूँ, लेकिन राजा तो आप ही हैं। फिर राजा ने कहा, तुमने उस गरीब ब्राह्मण से ये मोहरें क्यों ले ली? तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इस ब्राह्मण की किस्मत में ये मोहरें नहीं हैं, इसे तो गरीबी में ही रहना है। राजा भोज कहने लगे, तुम ये क्या कह रहे हो? तब उस व्यक्ति ने बताया, ये सब होनी का खेल है, आप इसे कितने भी धन दे दीजिए, लेकिन वह धन इसके पास नहीं रुकेगा, क्योंकि होनी ने इसके भाग्य में गरीबी लिखी है, तो यह गरीब ही रहेगा।
राजा कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसके कर्म में ऐसा लिखा है तो उसे मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, किसी के कर्म का कोई भोग नहीं सकता। सबको अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। यही प्रकृति से का नियम है और आपको भी अपने अच्छे और बुरे कर्मों को समय आने पर भोगना पड़ेगा। होने ने जो आपके भाग्य में लिखा होगा आपको भी ज़रूर भोगना होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। राजा महल वापस लौट आया। दूसरे दिन राजा शिकार खेलने कुछ सैनिकों को लेकर निकल पड़ा। शिकार को ढूंढते हुए राजा काफ़ी दूर निकल गया। सैनिक पीछे रह गए। राजा अपने राज्य की सीमा के पास पहुंच गया था। तभी राजा का जो घोड़े पर सवार था, घोड़े की टांग पर एक बड़े से पत्थर के टकराने से घोड़ा जो है एक चट्टान के पास से नीचे जा गिरा। राजा भी घोड़े से लुढ़कता हुआ काफ़ी गहराई में जाकर गिरा। राजा लहूलुहान हो गया था और बेहोश भी था। वह जहाँ जाकर गिरा था वह दूसरे राज्य की सीमा थी। कुछ ही देर में वहाँ सिपाही आ गए। तब तक राजा को होश भी आ गया था। सिपाहियों ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो, पर राजा तो बेजुबान हो चुका था। तब सिपाहियों ने सोचा कि यह पड़ोसी राज्य का कोई जासूस है। सैनिकों ने उसे बहुत मारा पीटा और उसे बहुत सारे गहरे जख्म भी दिए और उसे वहीं रास्ते पर तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चले गए। उसी रास्ते से गंगू तेली नाम का एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने जब राजा को देखा तो उसे दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों के बाद राजा बोलने भी लगा था। गंगू तेली उसे देखकर समझ गया था कि यह कोई भाग्य का मारा है और शत्रुओं के हाथ पीटा गया है। यह तो कोई कुलीन कुल का लगता है। कुछ दिनों के बाद जब राजा की तबीयत में सुधार हो गया तो गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेलने का काम दे दिया। राजा ने भी उसे सहर्ष गंगू तेली की दास्ता स्वीकार कर ली और उसके यहाँ कोल्हू पेलने का काम करने लगा। राजा जो भोज था उसने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वह जानता था अगर उसके बारे में राज्य में किसी को भी पता चल गया तो उस राज्य का राजा उसे बंदी बना लेगा। यहाँ तक कि गंगू तेली को भी उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। अपने स्वभाव के चलते राजा एक दिन गीत गा रहा था। उसके गीत को जब गंगू तेली ने सुना तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा। गांव के लोग जब कोल्हू पर तेल लेने आए थे उन्होंने भी उसका गीत सुना तो उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो हर रोज़ लोग उसका संगीत सुनने के लिए कोल्हू पर आया करते थे। गंगू तेली उसके मस्तक पर जो था अजीब सा तेज देखता था। वह समझ गया था कि यह कोई बड़े कुल से संबंध रखता है, क्योंकि जिस तरह से कोयले की खान में हीरा चमकता है वैसे ही राजा भोज का मस्तक भी चमकता था। फिर उस राज्य के राजा ने यह ऐलान करवाया कि जो सबसे अच्छा संगीत राजा को सुनाएगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। आसपास के बड़े बड़े संगीत के ज्ञाता राजा के राज दरबार में पहुँचे। गंगू तेली को जब इस बारे में पता चला तो उसने अपने दास राजा भोज को भी राजमहल में जाने के लिए तैयार किया और उसके साथ राजमहल
पहुंच गया। राजा जो थे साधारण कपड़ों में ही गंगू तेली के साथ राजमहल में पहुंच गए। सभी बड़े बड़े कलाकार अपने संगीत के बारे में राजा को सब बता रहे थे और संगीत सुना रहे थे, लेकिन राजा को किसी का भी संगीत ज़्यादा खास नहीं लगा और राजकुमारी भी किसी बेहतर संगीत के ज्ञाता की तलाश कर रही थी। तभी गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज की तरफ इशारा किया, तो गंगू तेली का इशारा पाकर राजा भोज जो है खड़े हो गए और सबके सामने हाथ जोड़ते हुए मंच पर जाकर खड़े हो गए और गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और संगीत सुनाया। राजा का संगीत सुनकर राजकुमारी तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा संगीत उसने पहले कभी नहीं सुना था। राजकुमारी वाह वाह करने लगी। राजा यह देखकर हैरान था कि भरी सभा में राजकुमारी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जीतने वाले का मतलब था कि वह राजकुमारी का पति बनेगा, लेकिन राजा एक साधारण से नौकर के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते थे। फिर राजा राजकुमारी को अंदर कक्ष में ले गए और राजकुमारी से कहने लगे कि तुम ये क्या कर रही थी, तुम एक राजकुमारी हो और उसके तो कुल का भी पता नहीं है, तुम्हारा विवाह उसके साथ कैसे हो सकता है। तब राजकुमारी कहने लगी, पिताजी आपने उसके मस्तक पर वो तेज नहीं देखा जो मैंने देखा है। हो न हो ये किसी उच्च कुल से संबंध रखता है और उच्च कुल का ही राजकुमार है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। राजा राज दरबार में पहुंचा। उसने अपने 4 महान विद्वानों को बुलाया और उनसे ये कहा कि जो मैं आपसे पूछूंगा उसके बारे में मुझे बताना, तो इसके बाद ही फैसला होगा कि राजकुमारी के लायक ये है या नहीं। विद्वानों ने कहा, ठीक है। राजा ने कहा, तो पहले विद्वान से कि आप बताइए कि इस आर्यवर्त कुल में सबसे बड़ा कर्मयोगी कौन है। तब उस विद्वान ने कहा कि महाराज आप तो मुझसे भी बड़े ज्ञाता है, लेकिन फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरी नज़र में इस पूरे आर्यवर्त में सबसे बड़ा कर्मयोगी जो है राजा भोज ही है। उसने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, प्रजा भी उसका गुणगान करती है, वही कर्म योगी है। तब राजा ने दूसरे विद्वान से पूछा, तो अच्छा आप बताइए कि ये सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। तब उस विद्वान ने कहा कि महाराज मेरी नज़र में सबसे बड़ा धर्मात्मा तो राजा भोज ही है। उसने इतने धर्म कर्म किए हैं कि लोग उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तब राजा ने तीसरे विद्वान से कहा कि आप बताइए कि सबसे बड़ा तपवी कौन है। तब उस विद्वान ने कहा कि महाराज सबसे बड़ा तपवी भी राजा भोज ही है, क्योंकि अनेक युद्धों में राजा ने लड़ाई लड़ी है और कई युद्धों में तो वे मौत के मुंह से वापस आए हैं और उस पर विजय प्राप्त की है। तो सबसे बड़े तपवी मेरी नज़र में राजा भोज ही हैं। तब राजा ने चौथे विद्वान से पूछा, तो आप बताइए सबसे बड़ा पुण्य ये कर्मी कौन है। तब चौथे विद्वान ने कहा कि महाराज मेरी नज़र में सबसे बड़ा पुण्य कर्मी राजा भोज ही है। तब राजा ने कहा कि जो मेरी पुत्री का पानी ग्रहण कर सकता है वो कौन है। तब विद्वान ने कहा, राजा भोज ही पूरे आर्यवर्त में ऐसे हैं जिनमें चारों गुण विद्वान हैं और वही आपकी पुत्री का पानी ग्रहण कर सकते हैं। तब राजा ने युवक से कहा, युवक तुमने मेरे विद्वानों का मत तो सुन ही लिया होगा
केवल राजा भोज ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। केवल राजा भोज ही मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य हैं। इस बात को सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर युवक ने राजा से कहा कि महाराज, आप गलत कह रहे हैं। जिस राजा भोज के 4 गुणों की आप व्याख्या कर रहे हैं, उससे भी बड़ी कोई शक्ति है। राजा ये बात सुनकर कहने लगे, तुम मेरे चारों विद्वानों का अपमान कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें दंड भी मिल सकता है। तब युवक कहने लगा कि महाराज, दंड तो गलत कहने और करने पर मिलता है, सत्य बोलने पर तो इनाम दिया जाता है। उसकी ये बात सुनकर राज दरबार में बैठे सभी लोग वाह करने लगे। तब राजा से युवक ने कहा कि महाराज, राजा के चारों गुणों से भी बड़ी जो है होनी और भाग्य है, इसके आगे किसी की एक नहीं चलती। इन्हीं के चलते ही राजा भोज को भी आज दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। यह बात सुनकर राजा कहने लगा, क्या तुम ही राजा भोज हो जो इतने यकीन से ये कह रहे हो? तब वह कहने लगा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। आपके सैनिकों ने मुझे पकड़कर अधमरा कर दिया था। वो तो भला हो गंगू तेली का, जो मुझे घर ले गया और मेरी अच्छे से देखभाल करी। इसलिए मैं अपने जीवन दाता की दास्ता भी स्वीकार मैंने की। मैंने उसे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर राजा भोज ने ब्राह्मण से लेकर और गंगू तेली तक के कोल्हू पेलने तक की बात सब राजा को बता दी। राजा ये सुनकर बड़े हैरान हुए। तब राजा भोज कहने लगे कि महाराज, भाग्य और होनी के आगे किसी की नहीं चलती। भाग्य और होनी के कारण ही एक राजा को गंगू तेली के यहाँ कोल्हू का बैल बनना पड़ा। तब राजा ने ये सब सुना तो हैरान हो गए। राजा ने राजकुमारी की शादी राजा भोज से कर दी। उस समय राजा भोज पर होनी मेहरबान थी और राजा की शादी राजकुमारी से हो गई। राजा अपने महल वापस लौटने लगे तो सभी दरबार में बैठे लोग कहने लगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वाहरी होनी तेरी करनी अजीब है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।